कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में बहुत अच्छे से लग गए होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो अब डेट अनाउंस होने ही वाला है। बहुत ही पास है आपका एग्ज़ाम, अब 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। 3 महीने जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं की है या फिर रिविज़न स्टार्ट कर रहे हैं तो चलिए आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ वो देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको पूरा यूपी टीजीटी का जो कोर्स है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। पूरा कोर्स, चाहे वो आपका लिटरेरी टर्म्स हो, चाहे राइटर्स हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर चीज़ आपको सिस्टमैटिक तरीके से बिल्कुल मिल जाए और आपके एग्जाम तक सारा कोर्स कवर हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा। अदरवाइज बाद में आप कंप्लेन करोगे कि हमें जो है वो वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिलती है, तो वो चीज़ आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा जो मॉरल है वो हाई रहे। जब मॉरल हाई रहेगा तो हम आपके लिए फटाफट से वीडियोस लाएंगे। एक दिन में 2-2 से 3-3 वीडियोस भी हम आपके लिए ला सकते हैं, जैसे डिमांड होगी आपकी उस हिसाब से। तो आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 4th जो वर्क है विलियम शेक्सपियर का, उसको पढ़ने वाले हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है इस चैनल पे, हमने जो इनका बायोग्राफी क्रिटिसिज्म है वो तो पढ़ा ही पढ़ा है। साथ ही साथ अगर वर्क के बारे में बात करें, यानी कि इनकी पोएम्स हमने पढ़ी हैं, पोएम से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये है तो छोटी छोटी लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। कभी इनके स्टेंजा फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा, कभी आपको इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा, कभी कब पब्लिश हुई है, किसको डेडिकेट किया गया है, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो हमने वीनस एंड एडेनिस पढ़ लिया है, हमने द फोनिक्स एंड टर्टल पढ़ लिया है और लवर्स कंप्लेंट पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं द रेप ऑफ लुक्रीज। इस पोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, नैरेटिव पोएम पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी सीरीज में ये चौथी नैरेटिव पोएम है। और नैरेटिव पोएम वर्ड जो है ये क्या सजेस्ट करता है कि नैरेटिव पोएम वो होती है जिसमें जो पोएम है, जो पोइट है, पोएम नहीं, जो पोइट है ये उसकी पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल सजेशन, पर्सनल जो जिसे बोलते हैं एक्सपीरियंस इसमें शामिल नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं नैरेटिव पोएम। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो द रेप ऑफ लुक्रीज है ये किसके बारे में है। तो ये लेजेंडरी लुक्रेचिया के बारे में है ये पोएम। और ये कब आई थी, तो ये आई थी 1594 में। इसका आप टाइम पीरियड याद रख लोगे कब था, 1594 में आया था। और इसमें जो लुक्रीज है उसके साथ क्या होता है, रेप होता है, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी की पूरी जो पोएम है वो है। अब ये डेडिकेट किसको किया है विलियम शेक्सपियर ने, तो विलियम शेक्सपियर ने इसको डेडिकेट किया है हेनरी रिड्सले को, जो कि 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है। ये तो अभी तक आपको याद हो गया होगा अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो, क्योंकि इन्होंने अपने जो वर्क्स हैं, चाहे वो आपका वीनस एंड एडेनिस हो, इसको भी इन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया है। ठीक, उसके बाद द रेप ऑफ लुक्रीज भी इन्होंने डेडिकेट किया है। इस तरह के आपको काफ़ी इनके वर्क्स मिल जाएंगे। इन्होंने अपनी सोनेट्स डेडिकेट की हैं। तो ये नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है इस नाम को आगे पीछे लिख करके। तो आप ध्यान रखेंगे कि किसको, हेनरी रिड्सले को डेडिकेट किया गया है, जो कि क्या है, 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। हम बात करते हैं कि ये जो पोएम है आपकी, इसका प्लॉट कहाँ से लिया गया है, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने इसके प्लॉट को कहाँ से, इसके प्लॉट की जो स्टोरी है वो कहाँ से बेस्ड है, ये हम देखते हैं। तो ये ओविड के जो ओविड हैं उनके फेस्टी से लिया गया है। ओविड का जो वर्क है फेस्टी इससे लिया गया है। साथ ही साथ लेविस के हिस्ट्री ऑफ रोम से लिया गया है। लेविस का जो वर्क है हिस्ट्री ऑफ रोम और ओविड का जो फेस्टी है वहां से इसको द रेप ऑफ लुक्रीज की कहानी को लिया गया है, गढ़ा गया है। ठीक है, उसकी स्टोरी को। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब पोएम स्टार्ट होती है तो वो कैसे स्टार्ट होती है। द पोएम बिगिंस विद द प्रोज डेडिकेशन एड्रेस्ड डायरेक्टली टू द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। प्रोज डेडिकेशन के साथ स्टार्ट होती है और वो डेडिकेशन किसके लिए है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए है। वहां पर जो लाइंस दी हुई हैं वो किसके लिए है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए है। और वो लाइंस स्टार्ट कैसे होती हैं, स्टार्ट होती है द लव आई डेडिकेटेड टू योर लॉर्डशिप इज विदाउट एंड। यानी कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए वो कहते हैं कि हमारा जो प्यार है वो एंडलेस है, वो विदाउट एंड है, वो कभी ना खत्म होने वाला प्यार है। इस तरह से वो इसकी शुरुआत करते हैं और अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को यानी कि हेनरी रिड्सले को ये क्या करते हैं, डेडिकेट करते हैं। आगे देखिएगा, इट रेफर्स टू द पोएम एज अ पैम्फलेट।
which describes the form of its original publication of 1594। ये ओरिजिनली कब पब्लिश हुई है? ये 1594 में पब्लिश हुई है और एज अ पैम्पलेट के फॉर्म में ये पब्लिश हुई है। ठीक, आगे देखिए, द डेडिकेशन इज फॉलोड बाय द argument, a prose paragraph that summarizes the historical context of the poem which begins in medias res। ये कैसे स्टार्ट होती है? medias res से ये स्टार्ट होती है। ठीक, और इसके डेडिकेशन के बारे में तो आपने देखा ही कि किसको डेडिकेट की गई है। इसको डेडिकेट की गई है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की गई है। अब देखिए, इसमें लगभग कितनी 1855 लाइंस दी गई हैं और ये लाइंस जो है वो डिवाइडेड इनटू 265 स्ट्रेंजाज में है ऑफ 7 लाइन ईच। 265 स्ट्रेंजा है। कितने स्ट्रेंजा है? 265 स्ट्रेंजा है। लाइंस कितनी है? 1855 लाइंस हैं और ये जो स्ट्रेंजा है 265, ये कितने कितने लाइन के स्ट्रेंजा है? तो जो एक स्ट्रेंजा है वो 7 लाइन का है, फिर अगला स्ट्रेंजा 7 लाइन का है, फिर अगला 7 लाइन का है। इस तरह 7 लाइन के 265 स्ट्रेंजाज हैं। और ये 7 लाइन के स्ट्रेंजा को क्या बोलते हैं? जब मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था द फोनिक्स एंड द टर्टल, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, और सॉरी उसमें नहीं, मैंने आपको कब बताया था? और लवर्स कंप्लेंट जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि 7 लाइन का जो स्ट्रेंजा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं राइम रॉयल। क्या बोलते हैं? राइम रॉयल बोलते हैं। ठीक, ये 7 लाइन का स्ट्रेंजा होता है और इसकी जो राइम स्कीम होती है वो होती है A B C C, ये राइम स्कीम होती है। ये अ लवर्स कंप्लेन में भी यूज हुई है, ये दोनों चीजें, राइम रॉयल और ये राइम स्कीम, और यही चीज इसमें भी यूज हुई है, द रेप ऑफ लुक्रीज में भी यूज हुई है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें मीटर की, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है? आइएम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है इन ईच लाइन। हर लाइन में क्या हुआ है? आइएम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है। और आइएम्बिक पेंटामीटर तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? जब भी किसी भी वर्ड को, कोई वर्ड है, हम उसमें उसका जो, उसको जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी कि उसको जब हम बोल रहे हैं, तो उसमें जो सिलेबल्स हैं उसमें फर्स्ट जो है वो अनस्ट्रेस्ड आता है और उसमें बाद वाला जो है वो स्ट्रेस होता है। यानी कि पहले हम उसे धीरे से जोर देकर बोलते हैं, बाद में हमारे आवाज में, हमारे टोन में और जोर आ जाता है, स्ट्रेस लगता है, तो अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस होता है। और इस तरह से 5 स्ट्रक्चर फॉलो होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं आइएम्बिक पेंटामीटर। तो कौन सा मीटर यूज हुआ है? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द रेप ऑफ लुक्रीज में कौन सा मीटर यूज हुआ है? तो आइएम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है। द रेप ऑफ लुक्रीज की राइम स्कीम क्या है? तो उसकी राइम स्कीम है AB B C C। अभी ऊपर भी मैंने आपको बताई थी। और ये कौन से स्ट्रेंजा फॉर्म में लिखा गया है? तो ये राइम रॉयल में लिखा गया है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको पता चल गई जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, प्लस जो इसका ईयर है वो भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, विच हैज बीन यूज्ड बाय जेफरी चॉसर, जॉन मिल्टन एंड जॉन मैन्सफील्ड। किसके बारे में बात कर रहा है? क्या यूज किया गया है? तो ये जो राइम रॉयल है ना, इसको बाद में किन्हों ने यूज किया है और आगे किन किन लोगों ने यूज किया है? तो जेफरी चॉसर ने यूज किया है, जॉन मिल्टन ने भी राइम रॉयल का बहुत यूज किया है, और जॉन मैन्सफील्ड ने भी राइम रॉयल का अच्छा खासा यूज किया है। ठीक, तो आप यहाँ से ये चीजें याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, अब आते हैं इसकी स्टोरी के बारे में कि जो द रेप ऑफ लुक्रीज है जो कि 1594 में आई थी, एक्चुअली इसकी स्टोरी है क्या? ये कहीं ना कहीं जो इसकी सेटिंग आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि किस पे बेस्ड है। ये जो ट्रोजन वॉर हुआ था ना, तो ट्रोजन वॉर में जो वॉरियर्स थे उन पे कहीं ना कहीं रिलेटेड ये स्टोरी है। ट्रोजन वॉर्स में जो है जो रोमन सोल्जर थे उनमें 2 थे, एक टार्क्विन और एक कोलेंटीन था। इन्हीं के ऊपर बेस्ड ये स्टोरी है, टार्क्विन और कोलेंटीन के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। जो कोलेंटीन है, कोलेंटीन की जो वाइफ होती है उसका नाम होता है लुक्रीज, और ये बहुत ही सुंदर होती है, ब्यूटीफुल एंड चेस्ट, यानी कि ये बहुत सुंदर और बहुत पवित्र होती है। और ये जो टार्क्विन है ये क्या है? ये कोलेस्टीन का साथी है, कोलेस्टीन का फ्रेंड है, साथी सोल्जर होता है। अब होता क्या है कि जब दोनों साथ में होते हैं तो जो कोलेस्टीन है ये अपनी वाइफ की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और हर समय अपनी वाइफ के बारे में ही बात करता रहता है कि मेरी वाइफ तो इतनी सुंदर है, इतनी प्योर है, उसको देख लो तो अंधेरे में भी ऐसा लगता है जैसे उजाला हो जाएगा, इतनी सुंदर, इतनी फेयर, इतना फेयर कंप्लेक्शन है और इतनी प्योर है। तो ये जो टार्क्विन है इसके मन में एक लालच आ जाता है, इसके मन में आ जाता है कि क्यों ना मैं उससे मिलूं और
उसके साथ जो है वो रिलेशनशिप बनाओ। तो ये क्या करता है, ये जो टार्क्विन है ये ट्रैवल करता है टू कॉलेस्टीन्स होम इन हिज एब्सेंस। जब कॉलेस्टीन अपने घर में नहीं होता है तो उस समय ये टार्क्विन क्या करता है, कॉलेस्टीन के घर पर जाता है और वहां पर उसकी वाइफ जो है लुक्रीज उसको मिलती है, अकेली रहती है, कॉलेस्टीन वहां पर नहीं रहता है। तो ये क्या करता है, जाते जैसे कि घर में कोई भी फ्रेंड आ जाता है तो बिल्कुल उसी तरह से ये क्या करता है, ये आ जाता है और अपने बारे में बताने लगता है। तो जो लुक्रीज है वो क्या करती है, वो ट्रस्ट नहीं करती, वो उसको उसके ऊपर विश्वास नहीं करती कि हाँ तुम ही फ्रेंड हो। तो टार्क्विन क्या करता है, कॉलेस्ट्रीन की बहादुरी के बारे में, उसके जितने भी कारनामे हैं उनके बारे में चर्चा करने लगता है, बताने लगता है। तो धीरे धीरे लुक्रीज को क्या है, विश्वास हो जाता है, उसको ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ ठीक है, टार्क्विन जो है वो कॉलेस्ट्रीन का ही फ्रेंड होगा क्योंकि इतना कुछ उसके बारे में जानता है। जस्ट 1 सेकेंड होल्ड, 1 मिनट होल्ड कीजिए आप, मैं आ रही हूँ क्योंकि ये जो लैपटॉप है ना इसका चार्ज जो है वो खत्म हो गया है, तो मैं चार्ज में लगा देती हूँ फिर कंटिन्यू करती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। हेलो जी, मैं आ गई। क्योंकि अगर मैं इसे चार्ज में नहीं लगाती ना तो फिर क्या होता, ये ऑफ हो जाता और फिर हो जाती गड़बड़। तो इस चक्कर में कुछ चीजें धड़ 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 आपने सुनी भी होगी, गिर गई, कोई बात नहीं। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि ये कॉलेस्ट्रीन और टार्क्विन की स्टोरी है और इसमें क्या होता है, दोनों सोल्जर होते हैं और जो टार्क्विन है ये क्या करता है, कॉलेस्ट्रीन के घर पर जाता है जब कॉलेस्ट्रीन मौजूद नहीं होता और उसकी वाइफ अकेली होती है लुक्रीज हालांकि इसका ट्रस्ट नहीं करती है स्टार्टिंग में कि ये कॉलेस्ट्रीन का ही फ्रेंड है, लेकिन बाद में जो टार्क्विन है वो कॉलेस्ट्रीन के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, बहादुरी भरी बातें बताने लगता है। तो लुक्रीज को क्या होता है, धीरे धीरे ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ ठीक है ये कॉलेस्ट्रीन का ही फ्रेंड होगा। तो उसको घर में बुलाती है, जैसे कि हम क्या करते हैं गेस्ट के साथ क्या करते हैं, उसको उसका आदर सत्कार करते हैं, उसको खाने पीने के लिए बोलते हैं। तो वो क्या करती है, उसी तरह से करती है और बातचीत में क्या होता है, रात हो जाती है। तो एज अ हम्बल पर्सन वो क्या करती है, वो रिक्वेस्ट करती है, वो कहती है कि इतनी रात हो गई है और आप रात में कहाँ जाओगे, तो आप चाहो तो मेरे घर पे ही रात में रुक सकते हो और फिर अर्ली इन द मॉर्निंग आप चले जाना। तो उसको तो यही चीज चाहिए ही था टार्क्विन को, वो इसी मौके का वेट कर रहा था। जैसे ही वो बोलती है तुरंत वो रुकने के लिए तैयार हो जाता है और रात में जब रुकने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, ही रेप्स हर थ्रेटनिंग टू किल हर एंड डिसऑनर हर। वो क्या करता है, वो उसको बहुत ज्यादा डराता धमकाता है और उसके साथ रेप करने के लिए बोलता है, फिर उसको जान से मारने की धमकी देता है और उसको डराता है, उसको बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं तैयार हुई रिलेशनशिप के लिए तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें तुम्हारी हत्या कर दूंगा और तुम्हें मारने के बाद इस तरह से ये करूंगा कि लोगों को विश्वास हो जाए कि तुम्हारा जो रिलेशन है वो किसके साथ, एक सर्वेंट के साथ है और तुम्हें उसके साथ में क्या करूंगा, लिटा दूंगा, लिटा के छोड़ के चला जाऊंगा। तो क्या होता है कि वो क्या करता है, उसको लुक्रीज को क्या करता है, रेप करता है। उसके बाद फिर वहां से चला जाता है। लुक्रीज फील्स डिवास्टेटेड, फ्यूरियस एंड सुसाइडल। उसको लगता है कि मतलब मेरी चैस्टिटी खत्म हो गई, मेरी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है, मुझे तो सुसाइड कर लेना चाहिए। फिर वो क्या करती है, लुक्रीज बहुत ज्यादा परेशान होती है, बहुत रोती धोती है और उसके बाद वो उस दिन क्या करती है, अपना जो हस्बैंड है उसके लिए एक लेटर लिखती है। ठीक है, शी राइट्स अ लेटर टू हर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड को एक लेटर लिखती है और उस लेटर में बोलती है कि आप घर वापस आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बहुत ज्यादा जरूरी काम है। वो ऐसा कहकर उस लेटर में उसको घर पे बुलाती है। व्हेन कॉलेस्टाइन गेट्स होम, जब कॉलेस्टाइन घर वापस आता है तो लुक्रीज टेल्स हिम द होल स्टोरी। वो सारी चीजें क्या करती है, उसको बताती है कॉलेस्टाइन को और उससे कहती है कि तुम टार्क्विन से बदला जरूर लेना। और उसके बाद जैसे ही वो स्टोरी बता देती है, फिर बिना 1 सेकेंड डिले हुए वो क्या करती है, शी इमीडिएटली पुट्स आउट अ नाइफ, स्टैब्स हरसेल्फ एंड डाई। और वो क्या करती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं अब नहीं जी सकती, क्योंकि मेरा आत्मसम्मान चला गया है, मेरा सम्मान चला गया है। और वो क्या करती है, ऐसे में खुद को मारना ही बेहतर समझती है और क्या करती है, एक नाइफ से खुद को मार लेती है, आत्महत्या कर लेती है अपनी, मर जाती है वहां पर गिर के। तो जो कॉलेस्टाइन है वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। कॉलेस्टाइन ग्रिफ इज ग्रेट, बहुत ज्यादा दुखी होता है। ही वॉन्ट
ही वॉन्ट्स टू किल हिमसेल्फ एज वेल, वो खुद को भी मार देना चाहता है। उसको लगता है कि अब तो मेरी वाइफ बची ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगा इसके बिना जी करके, तो वो खुद को भी मारने की कोशिश करता है, मारना चाहता है। लेकिन तभी उसका एक फ्रेंड जो कि उसके साथ आया हुआ होता है, उसका नाम होता है ब्रूटस, वो उसको सजेस्ट करता है कि दैट रिवेंज इज अ बेस्ट चॉइस, तुम्हारे मरने से ज्यादा बेहतर है कि तुम जो है वो लुक्रीज की जो चैस्टिटी खो गई है, जिसको कि टाकविन ने खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है, क्यों ना तुम उसका बदला लो, तब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर उसके मरने के बाद भी तुम मर जाते हो तो उसके इस सैक्रिफाइस का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, तो तुम पहले क्या करो, तुम उसका बदला लो। तो वो तैयार हो जाता है और उसको वो बात ज्यादा सही लगती है कि खुद के मरने से ज्यादा बेटर है कि मैं उसकी बात का जो है उसका जो है वो रिवेंज लूं। तो द सोल्जर्स कैरीज द लुक्रीज बॉडी, वो क्या करते हैं, लुक्रीज की बॉडी को लेते हैं और थ्रू आउट द स्ट्रीट ऑफ रोम, और पूरे रोम में जो है रोम की गलियों में लेकर घूमते हैं, और रोम के सिटीजन्स को द सिटीजन्स एंग्रीड बैनिस्ड टाकविन एंड हिज फैमिली, वो क्या करते हैं, वो गलियों में सड़कों में उसकी बॉडी को लेकर घूमते हैं। कोलेस्टीन और जो उसका फ्रेंड होता है, ठीक, ब्रूटस, ये और सारे लोग लेकर के उसकी बॉडी को घूमते हैं और बताते हैं कि टाकविन ने मेरी वाइफ के साथ ऐसा ऐसा किया है, उसकी लाइफ के साथ ऐसा ऐसा किया और उसने आत्महत्या कर ली है। तो वहां के जो सिटीजन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एंग्री होते हैं और वो क्या करते हैं, टाकविन को और इसकी फैमिली को जो है वहां से बैनिश कर देते हैं और अपने देश से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो दिस वॉज द होल स्टोरी ऑफ द रेप ऑफ लुक्रीज। ये सजा मिलती है टाकविन को लुक्रीज का रेप करने के लिए वहां के सिटीजन्स के द्वारा। तो ये पूरी स्टोरी थी। तो आप देखिए, मुझे जो मतलब एक मॉरल मुझे जो समझ में आया, आपको मतलब ये बात निकल के आई कि ये चीजें आज से नहीं हो रही हैं, जो कि हम देखकर व्यथित होते हैं। जो कांड अभी हमने बहुत पहले देखा था एक डॉक्टर वाला, तो ये सब चीजें बहुत पहले से हैं। आपको मिथिकल स्टोरीज भी मिलेंगी और इस तरह से जो वर्क्स हैं, सोनेट्स हैं, नॉवेल्स हैं, हर जगह कहीं ना कहीं इस तरह का जिक्र कोई ना कोई राइटर्स कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें देखिए तब भी और विकसित देशों में भी हो रहा है। तो इसका मतलब, हालांकि ये मुद्दे से अलग की बात है, लेकिन ये चीजें व्यथित करने वाली है। तो खैर चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ाया है, हमने पढ़ा है द रेप ऑफ लुक्रीज, जो कि 1594 में आया था, और इसकी पोएम मैंने आपको बताई है। साथ ही साथ ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को यानी कि हेनरी रिजले को डेडिकेट किया गया है, और ये ओविड के फेस्टे और लिवी का जो हिस्ट्री ऑफ रोम है वहां से इसको लिया गया है। ठीक, आप इसको ध्यान रखोगे। और ये राइम रॉयल में लिखा गया है, ABABBCC इसके राइम स्कीम है। ये मोटी मोटी बात है जो मैंने आपको बताई है, इसको ध्यान रखोगे और थोड़ी सी आप इसकी स्टोरी भी याद रखोगे। तो यहाँ पर पूरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपका इस पोएम का कवर होता है। इसके साथ ही साथ हमने जो 4 पोएम है वो कंप्लीट कर ली है। अगर पीछे की पोएम्स आपने नहीं देखी है, वीनस एंड एडेनिस, द फिनिक्स एंड टर्टल और लवर्स कंप्लेन, तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने कवर करवाई है और पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करवाऊंगी आपके एग्जाम से पहले। लेकिन जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप मुझे पसंद करो और मुझे आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, पूरा वीडियो को देखने के लिए। आपने पूरे वीडियो को देखा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत तेजी से पढ़ाई में अब लग जाइए। बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो बहुत ही पास में है और इस समय की लापरवाही बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकती है। तो आप जुड़ सकते हैं इस चैनल से। चलिए मिलेंगे किसी अगले वर्क में। हम अगले वर्क में जो है वो विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। उनके सोनेट्स को देखेंगे कि उनका सोनेट किसको डेडिकेट किया गया है, क्या क्या चीजें हैं वो देखेंगे, और क्या उनके जो सोनेट हैं वो सभी के सभी जो है वो कितनी लाइंस में लिखे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ जो है हम द पैसिनेट पिलग्रिम भी जो है उसको कवर करेंगे। तो इस तरह से करके हम उनका पूरा वर्क देखेंगे, चाहे उनकी ट्रेजेडी हो चाहे उनकी हिस्ट्री हो, सब कुछ सारे राइटर्स कवर करेंगे, लिटरेरी टर्म्स कवर करेंगे, सब कुछ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे कवर होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।